Salam Arba Adab Namaste Sangyam people. I'm Elias and you are watching Theta's of UET vlogs. So this is the third installment or the third video on Visa 476 और skilled graduate और engineering skilled graduate visa. फर्स्ट के अंदर मैंने आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर मेडिकल के बारे में बताया था। सेकंड के अंदर मैंने आपको S56 रिक्वेस्ट के बारे में बताया था कि S56 रिक्वेस्ट क्या होती है। इस वाली वीडियो के अंदर हम डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे कि बट are the things that you should consider while applying for this visa or while filling the information in form 80 and form 1221 जो भी होता है and plus obviously some related topics। तो हम start वहीं से करते हैं कि अभी भी if you are not clear about what is S56 तो आप जब अप्लाई कर लेते हैं वीज़ा उस वक्त आप कुछ डॉक्यूमेंट्स तो अटैच कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी रेजिडेंस का प्रूफ दे दिया, आपने अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ दे दिया, आपने पासपोर्ट अपलोड कर दिया एंड एवरीथिंग दैट यू हैड एट दैट टाइम। ठीक है, उसके बाद ना आपको ऑब्वियसली आपका केस चला जाता है। ठीक है, अब केस ऑफिसर वो होता है ऑब्वियसली जो आपका केस उस वक्त पढ़ रहा होगा, मतलब जो आपका केस प्रोसेस कर रहा होगा। आपने अप्लाई किया ना, ये ऐसे इस तरह आपको भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी CV कोई ऑब्वियसली देखेगा। ठीक है, HR वाले, इसी तरह आपको यहाँ पे कोई केस, उसको केस ऑफिसर बोलते हैं। अब वो आपका केस देखेगा, फाइल चेक करेगा आपने अटैच किए हैं नहीं, चेक करेगा कोई एक्सपायर्ड तो नहीं है। उसके बाद ना कुछ जो उसे लगेगा कि चीज़ें मिसिंग हैं वो आपको मेल पे रिक्वेस्ट भेजेगा, उसे बोलते हैं S56 रिक्वेस्ट। ठीक है, वही होती है कि लेट्स से ही कैन से कि ही और शी कैन से कि आपने PCC आपका एक्सपायर हो चुका हुआ है, आप दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करें। फॉर्म 80 आपने लास्ट टाइम अपलोड किया था वो अब एक्सपायर्ड हो चुका है, उसे दोबारा करें। फॉर्म 80 भी देखें आपकी, उसके अंदर कॉन्टीन्यूस डाटा होता है। फॉर एग्जांपल आप रह कहाँ रहे हैं तब से लेकर तब तक लास्ट 10 साल में आपने क्या किया। तो अगर आपने 1 साल पहले वो अपलोड किया तो जाहिर सी बात है अगले साल की भी हिस्ट्री होनी चाहिए कि अगले जो आपका फाइनल ईयर है, जो मतलब लेट डिले आया जितना, उसमें आपने क्या किया। तो इसलिए वो फॉर्म 80 भी दोबारा मांगते हैं कंसिडरिंग के वो भी एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके मेडिकल या बाकी चीज़ों को इस रिक्वेस्ट को बोलेंगे S56 रिक्वेस्ट। अगर ये आपके सामने जो यहाँ आ रहा है ना, इस तरह की आपको मेल आएगी और इसी तरह का कुछ आपको अपनी एप्लीकेशन विंडो पे भी शो होगा जो इमिग्रेशन अकाउंट के अंदर होती है। ठीक है, और बस ये आपने वो अपलोड करना है। हाँ, अब उसके लिए आपको 28 डेज दिए जाते हैं, कभी कभी इन वेरी माइनर केसेस वो 7 डेज भी कहते हैं। अगर 28 डेज़ के अंदर आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपलोड करने होते हैं। उसके बाद तो केस ऑफिसर दोबारा आपका केस देखेगा और फिर वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। खुदा न खास्ता रिजेक्शन रेशो बहुत कम है अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन सही करके डाली। ठीक है, अगर आपने कहीं पर भी धोखाबाजी की है, मतलब कहीं पर भी आपने या एड्रेसेस वगैरह गलत लिखे हैं या आपने इंटर्न जॉब्स वगैरह का गलत रेफरेंस दिया है तो तब हो सकता है कि वो रिजेक्शन की रीज़न बन जाए। ठीक है, तो अभी हम कुछ डूज एंड डोंट्स को देखते हैं। ओके, तो मैंने वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, मैं यहीं से आपको बारी बारी पढ़ के सुनाऊंगा। ऑब्वियसली आपको इन्वर्टेड नज़र आ रहा होगा तो आप देख तो सकते नहीं हैं, इसी वजह से आप पूरी वीडियो देखेंगे। खैर, तो डोंट्स की तरफ बात करते हैं। पहली तो मेन चीज़ है डोंट लाई, किसी भी चीज़ में, चाहे एड्रेस में, चाहे अकम्पलिशमेंट्स में, चाहे कहीं पर भी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है गलत है वो आप इंक्लूड ना करें। ठीक है, इंक्लूड मतलब गलत इंक्लूड ना करें। गलत है तो ऑब्वियसली इंक्लूड क्यों करनी है आपने। ठीक है, सही बातें सारी लिखें। इंग्लिश ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अब इंग्लिश ट्रांसलेटेड अगर तो सारे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने कहा हुआ है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें ना तो लिखा हुआ है कि आपने एक ख़ास अथॉरिटी जो इधर से ऑथराइज्ड हो वहाँ से आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन करवानी, तो वहाँ से ट्रांसलेट कराएं। यूजुअली ID कार्ड के ऊपर बाकी चीज़ तो इंग्लिश में होती है, आजकल स्मार्ट कार्ड्स हैं, लेकिन जो आपका एड्रेस होता है वो उर्दू में होता है। तो इसलिए आपको एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, अगर आपको एड्रेस वेरीफिकेशन के लिए कोई और डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा वही अपलोड करना है, तो फिर बेहतर ये होता है कि आप उसे इंग्लिश में अपलोड करें। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। फिर डोंट अपलोड डॉक्यूमेंट्स ना हरी जल्दी में कुछ अपलोड ना करें फ्रेशली डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप एक दफ़ा अपलोड हो जाते हैं ना डॉक्यूमेंट तो डिलीट नहीं कर सकते, वो आपका केस का पार्ट बन जाता है। ठीक है, अगर कोई गलत अपलोड कर दिया तो हो सकता है वो रिजेक्शन का रीज़न बन जाए, तो जल्दी ना करें। फिर डॉक्यूमेंट का नाम सही से रखें। ठीक है, अगर आप फॉर्म 80 कर रहे हैं या फॉर्म ICNIC कर रहे हैं तो CNIC लिखें। अगर आप कुछ और, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का टाइटल सही होना चाहिए। एक तो ऑलरेडी उसी सेक्शन में अपलोड हो रहा होता है, लेकिन फिर भी बेहतर होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल सही करके रखें। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा या इररिलेवेंट चीज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल 476 वीज़ा में FSC और मैट्रिक का रिज़ल्ट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
उनका है ही डिफरेंट, वही वो लेवल्स करते हैं उनका एफएससी और तो उन्होंने जहाँ तक चीज़ मांगी है इसका मतलब ये है कि उससे पहले पहले उन्हें ज़रूरत नहीं है, मतलब वो 476 वीज़ा अपनी डिग्री पे दे रहे हैं ना, जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड के से दे रहे हैं क्योंकि वो रिकोगनाइज़ करते हैं आपकी डिग्री। तो खाली वही अपलोड करें, बाकी चीज़ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अपलोड करने का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है आपका केस और कम्प्लेक्स बन जाएगा, तो प्रॉब्ली इट विल टेक मोर टाइम कि क्या है कैसे हैं, जितने डॉक्यूमेंट होंगे वो भी रेलिवेंट उतना ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, तो ज़्यादा लेट हो सकता है आपको वीज़ा मिले। फिर देखिए ये स्किल्ड ग्रेजुएट, इसको ये बोलते हैं कि कोई आपको क्यों अपनी कंट्री में आना देगा अगर आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं है तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्किल्स को मतलब शो कर रही है वो आप ज़रूर कहीं ना कहीं ऐड करें। यूजुअली फॉर्मेटिंग में ऐड हो सकती है, जिस तरह आपने कभी कोई इंटर्नशिप की है ना तो उस इंटर्नशिप को भी ऐड करें। ठीक है, अगर वो मांगेगा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, वैसे तो नहीं मांगते इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, बट तो उस वक्त देखी जाएगी और होते ही हैं यूजुअली, आपने जब इंटर्नशिप की होती है इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट होते हैं। इसके अलावा कहीं आपने फाइबर पे काम करते रहे हैं, आपने अपवर्क वगैरह पे काम किए हैं, आपकी कोई गिटहब पे प्रोफाइल है उसे भी कहीं ना कहीं मेंशन करना चाहें तो कर दें। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी स्किल्स आप शो करा सकेंगे उतने आपके चांसेस ऑफ दिस वीज़ा इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ डूज़ एंड डोंट्स थे। इसके अलावा मैं सोचता हूँ मैंने कुछ और बात बतानी है कि नहीं, लेट मी थिंक। और वन मोर थिंग कि अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो कोशिश करें कि यहीं पर ही पहले आप जॉब्स वगैरह में अप्लाई करना शुरू कर दें ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, तो और कुछ नहीं तो आपकी सीवी तो एटलीस्ट वहाँ पे चली जाएगी, अगर आपको हायर करें या ना करें, इंटरव्यू अच्छा हो ना अच्छा हो, तो बेहतर ये है कि आपने जाना है तो थोड़ा आपको इंटरव्यूज़ वगैरह का तो आइडिया हो ही जाएगा कि इस तरह जॉब्स वहाँ मिलती है। तो जितनी भी आपको लगती है ना आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड वहाँ पे कंपनीज है, या तो वहाँ पे आप खुद सीवी ड्रॉप करते हैं या उनके कोई ना कोई ऑस्ट्रेलियन जॉब्स के पोर्टल होंगे, मैं सर्च करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ पे आप कर दें। ठीक है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा आपको कम टाइम लगेगा। फिर प्रोटेक्टर क्यों रिक्वायर्ड होता है? प्रोटेक्टर रिक्वायर्ड, आधा पाकिस्तान ये कहता है कि प्रोटेक्टर नहीं रिक्वायर्ड, अच्छा इमिग्रेशन वाले खुद कहते हैं ऑस्ट्रेलियन वाले कि प्रोटेक्टर नहीं रिक्वायर्ड इस वीज़ा के लिए, बट पाकिस्तान पे PIA वाले रोक लें आपको, तो बेहतर है करा लें। जहाँ पे आपने 1.5-2 लाख भरे हैं वहाँ पे 5-6 हज़ार और भर लें तो प्रोटेक्टर भी हो ही जाएगा। प्रोटेक्टर होता क्या है, इस पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीज़ा वीडियो बना लूँ तो मैं वीडियो बना देता हूँ, वरना इट्स सिंपल। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में इस दुआ के साथ कि आपको और मेरा जल्द अज जल्द ये वीज़ा आए। मैंने भी अप्लाई किया हुआ है ऑब्वियसली, तो यस मेरे लिए भी दुआ करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।